दोस्तों, बात है 22 अप्रैल साल 2016 में अमेरिका के ओहियो के पाइक काउंटी शहर में 8 लोगों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। केस को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था कि पुलिस के हाथों लाख कोशिश करने के बाद भी एक सबूत तक नहीं हाथ लग रहा था। पुलिस इस केस को सोल्व करते करते पसीनों से जूझ गई थी, लेकिन उनके हाथों एक सुराग तक नहीं लग रहा था। पास में रहने वाले किसी भी शख्स को भनक तक नहीं थी कि उनकी बगल में रहने वाले 8 लोगों की हत्या कर दी गई है, और पुलिस ने लाख कोशिशें की, फिर भी उनके हाथों कोई सबूत नहीं लगा था। केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था कि पुलिस को इसे सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आई, और एक समय तो ऐसा भी आया कि पुलिस को इतनी परेशानी हुई कि वह इस केस को बंद करना चाहती थी, और कुछ हद तक पुलिस ने इस केस को बंद भी कर दिया था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद यह आरोपी पकड़े गए, और इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी और वे कौन लोग थे और उन लोगों ने इस हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया था, तो आइए दोस्तों इसे शुरू से जानते हैं। दोस्तों, केस की शुरुआत अमेरिका में ओहियो राज्य के पश्चिमी हिस्से में बसे पाइक काउंटी शहर से हुई थी। इस शहर में कुल 24,000 ही लोग रहते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग जो है गरीबी रेखा में जीते हैं। 22 अप्रैल साल 2016 की सुबह बॉबी और जेम्स भाई बहन अपने रिश्तेदार से मिलने उनके घर पहुंचे। गाड़ी पार्किंग में पार्क करके जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्होंने देखा कि अंदर सभी मौजूद परिवार वालों की हत्या हो चुकी थी। बॉबी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस मौके पर पहुंची। वह पुलिस भी देखकर हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ पे ये 3 घर एक साथ थे। बॉबी और जेम्स ने बताया कि ये तीनों घर एक ही रिश्तेदार के हैं, और तीनों घर के अंदर उनके रिश्तेदारों की लाशें पड़ी हुई है। पुलिस जब घर में घुसी तो उन्होंने देखा, और देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा क्राइम सीन अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। घर के अंदर लिविंग रूम में 48 साल के क्रिस्टोफर की लाश पड़ी थी। क्रिस्टोफर को इस तरीके से मारा गया था कि मैं आपको उसकी पूरी डिटेल नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये YouTube गाइडलाइंस के खिलाफ हो सकती है। आप लोग समझ सकते हो कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया होगा। पुलिस ने यह भी पाया कि क्रिस्टोफर ने हमलावरों से खुद को बचाने के लिए हाथापाई भी की थी, लेकिन वह खुद को नहीं बचा पाए थे। पुलिस फिर दूसरे कमरे में अंदर गई तो उन्होंने वहां 48 साल की गैरी रोडन का शव मिला। गैरी क्रिस्टोफर का कजन था। इसे भी बिल्कुल पास से गोली मारी गई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे सोते हुए को गोली मार दी है। पुलिस को अब तक 2 लाशें मिल चुकी थी। इसके बाद जांच करते करते पुलिस जब बराबर वाले घर में गई तो वहां क्रिस्टोफर की बेटी हाना गिले और उस फ्रैंकी रायडन की लाश भी मिली। ये दोनों एक ही बेड पर सोए हुए थे। उन दोनों को भी सोते हुए गोली मारी गई थी, लेकिन उनके साथ में 4 महीने का बेटा भी सोया हुआ था। हमलावरों ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे जिंदा छोड़ दिया। वहां से निकलकर जब पुलिस तीसरे घर में पहुंची तो वहां पर हन्ना रोडन और क्रिस जूनियर की लाश मिली। हन्ना रोडन क्रिस्टोफर की दूसरी बेटी थी, जबकि क्रिस उनका ही रिश्तेदार था। हन्ना रोडन यहाँ अपनी सौतेली माँ डेना रोडन के साथ रहा करती थी। इस घर में डेना का भी शव मिला। डेना को गोली मारी गई थी, और उसकी पूरी डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हन्ना रोडन ने 4 दिन पहले ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। यहाँ भी हमलावरों ने बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था, जबकि हन्ना रोडन ने अपने 2 वर्षीय बेटी सोफिया को क्रिस्टोफर के पास कुछ ही दिन पहले रहने के लिए छोड़ा हुआ था, लेकिन सोफिया को भी हमलावरों ने कुछ नहीं किया था। अब तक पुलिस को कुल 7 लाशें मिल चुकी थी। बॉबी और जेम्स भी काफी सदमे में थे, और क्योंकि उनके परिवार की 7 लोगों की हत्या हो चुकी थी, तभी उनके ख्याल आया कि उनका एक कजन भाई जो है वो पास ही रहता है, जिसका नाम था कैथिन रोडन। वह कुछ ही किलोमीटर दूर रहा करता था। दोनों ने कैथिन को फोन करके बताने की कोशिश की, लेकिन कैथिन ने फोन नहीं उठाया। बॉबी और जेम्स को काफी टेंशन हुई, आखिर कैथिन फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तुरंत उन्होंने इस बात को पुलिस को बताया। पुलिस तुरंत ही कैथिन के घर पहुंची तो देखा कि वहां पर कैथिन मृतक पड़ा हुआ है, और उसे भी गोलियां लगी हुई थी।
पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पड़ोसियों से पूछा कि क्या उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी, तो पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी और पुलिस जो है काफी परेशान हो चुकी थी। परिवार के पास 2 पिटबुल डॉग भी थे जिनसे हर कोई डरता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके घर में कोई अज्ञात इंसान घुस गए और पिटबुल डॉग जो है उन्होंने कुछ तक नहीं किया। पुलिस काफी हैरान थी कि कुत्तों की मौजूदगी में कोई अनजान शख्स घर में कैसे घुस सकता है और वे भौंके भी नहीं। पुलिस ने घर को खंगालना शुरू किया तो देखा कि मरने वालों के सेल फोन भी वहां से गायब थे। पुलिस ने दिमाग दौड़ाया और पाया कि घर से कोई भी सामान गायब नहीं है। तो इससे यह पता चलता था कि मामला जो है लूट से अलग है और इसमें जरूर कोई ना कोई इनका दुश्मन जो है शामिल हो सकता है मारने के लिए। यह केस देखते ही देखते पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस को कोई सबूत तक नहीं मिल रहा था। पुलिस परेशान हो चुकी थी। फिर उन्होंने जांच का एंगल बदला। पुलिस ने शुरुआत परिवार की हिस्ट्री खंगालने से की। पुलिस को पता चला कि क्रिस्टोफर और कैथरीन नशे का कारोबार करते थे। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला तो सीधी शक की सुई द कॉर्नब्रेड माफिया, जो कि मैक्सिकन माफिया है। पुलिस को लगा कि यह हो सकता है कि दोनों भाइयों की नशे के कारोबारियों के साथ लेकर माफिया के साथ कुछ झड़प हो गई हो और इसलिए माफिया ने इन सभी को मार दिया हो। पुलिस ने माफिया के बारे में पता लगाना शुरू किया तो जांच के दौरान पता चला कि द कॉर्नब्रेड माफिया नशे का कारोबार करता है और अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस माफिया ने आज तक कभी कोई मर्डर नहीं किया। यह सिर्फ नशे का ही कारोबार करता है। पुलिस ने अपनी हर जांच और एंगल बदला। उन्होंने जगह जगह बोर्ड्स और पोस्टर लगाए, लोगों से मदद मांगी कि अगर किसी को इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी सबूत अगर मिलता है तो कृपया हमें बताएं। इसके बाद पुलिस को काफी फोन भी आए और लोगों ने अलग अलग कहानी बताई, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके या पता चल सके कि उस रात आखिर वह हत्यारे कौन थे। एक समय तो ऐसा आ गया कि पुलिस ने लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए। पुलिस को इस दौरान यह भी पता चला कि क्रिस्टोफर का एक दोस्त है जिसका नाम है बिली वेगनर। वो भी उन्हीं के घर से कुछ ही दूरी पर रहता है। साल 2010 में बिली के लड़के जैक वेगनर और हाना राइडन का अफेयर था। दोनों का अफेयर साल 2015 तक चला, फिर दोनों अलग हो गए। जब पुलिस को यह बात पता चली तो उन्होंने बिली के परिवार से पूछताछ की, लेकिन इस परिवार ने साफ इनकार कर दिया कि इस हत्याकांड से उनका कोई लेना देना नहीं। मगर हैरानी की बात यह थी कि जब क्रिस्टोफर और उसके पूरी परिवार की हत्या हुई तो उसके 4 दिन बाद ही जैक ने कोर्ट में अर्जी डालकर सोफिया की कस्टडी अपने पास लेने की कोशिश की। उन्होंने कोर्ट में एक लेटर भी दिखाया जिसमें हाना ने यह लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी की कस्टडी उसके पिता जैक को दे दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उन्हें सोफिया की कस्टडी नहीं दी। इसके बाद पूरा परिवार पाइक काउंटी से शिफ्ट होकर अलास्का चला गया। लेकिन 1 साल बाद ही ये लोग पाइक काउंटी शहर आ गए। इस बार जब वे वापस आए तो जैक ने नई नवेली दुल्हन साथ लेकर आए थे। दरअसल जैक ने अलास्का में शादी कर ली थी। अब परिवार पाइक काउंटी में रहने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सभी लोग आर्ट मर्डर की बातों को भूल चुके थे क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था। समय के साथ साथ हर कोई भूल जाता है कुछ भी कांड हो। लेकिन उन्होंने एक नई बात गौर की। उन्होंने देखा कि पहले तो बिली का परिवार जो है सबसे हंसकर बात किया करता था, मगर अब ये परिवार अब बस अपने में ही सिमट कर रह गया है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ बिली ही घर से बाहर जाकर जरूरत का सामान ले आता है, बाकी परिवार घर में ही रहता है। इसी बीच बिली और उसकी पत्नी एंजेला में अनबन शुरू हो गई और उसने बिली से तलाक ले लिया। फिर पास में 2 कमरे के घर को किराए पर लेकर उसमें रहने लगी। ये सब बातें जैक की नई नवेली दुल्हन को काफी अजीब लग रही थी। कुछ दिन बाद जैक के भाई जॉर्ज वेगनर की भी शादी करा दी गई। उसकी पत्नी को भी बिली के परिवार वाले जो है कंट्रोल में रखा करते थे। दोनों बहुओं को ये चीज बहुत अजीब लगी कि वह काफी परेशान हो गई थी बिली और उसके लड़के से, इसलिए वह उनसे परेशान होकर वह पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस को दोनों बहुओं ने बातें बताई और कहा कि उनके परिवार वालों की जरूर कुछ न कुछ उन 8 हत्याओं में साजिश हो सकती है, कुछ न कुछ उनका लिंक जरूर है। पुलिस ने इस बार फिर
बिली के परिवार से पूछताछ की और उन्होंने जो है बिली पर काफी प्रेशर डाला। फिर बिली जो है टूट गया और उसने बताया कि उन्होंने ही 8 लोगों का मर्डर किया है और उन्होंने बताया जैक और हना राडर रिलेशनशिप में थे। तो दोनों बिली के घर पर ही लव इन रिलेशनशिप में रहते थे। एक दिन साल 2015 में हना ने क्रिस्टोफर को फोन करके बताया कि जैक और उसका परिवार उसे कंट्रोल रखना चाहता है, किसी से बात तक नहीं करने देता है, यहाँ तक कि एक बार जैक ने उसे मार डालने की भी कोशिश की। क्रिस्टोफर सीधा जैक के घर पहुंचा और हना को वहां से अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। जैक और हना की बेटी भी थी सोफिया, जो कि उस समय 1 साल की थी और उसे भी सोफिया अपने साथ ले आई। घर आकर हना हमेशा फेसबुक पर दोस्तों से चैट करती, उन्हें जैक के बारे में बताती। साथ ही उन्होंने अपने कई दोस्तों को ये भी बताया कि वह किसी भी सूरत में अपनी बेटी सोफिया की कस्टडी जैक को नहीं देगी। लेकिन वह यह बात भूल गई थी कि उसके फेसबुक अकाउंट का एक्सेस जो है जैक के पास भी था और जैक जो है हना की सारी चैटिंग को पढ़ता था और वह अंदर ही अंदर चिढ़ता रहता था। जैक ने सारे बातें अपने पिता को बताई। फिर साल 2015 के अंत में बिली के परिवार ने एक साथ बैठकर एक डिस्कस किया कि कैसे सोफिया की कस्टडी ले जाए। परिवार ने डिसाइड किया कि हना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए ताकि सोफिया की कस्टडी उन्हें अपने आप ही मिल जाए। फिर उन्होंने इन लोगों का मर्डर करने का परफेक्ट प्लान बनाया। बिली ने अपने साइज से 2 नंबर बड़े जूते परिवार के लिए खरीदे। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पाँव के निशान मर्डर वाली जगह भी मिलते हैं तो पुलिस को जूते के साइज किसी और इंसान के लगेंगे और पुलिस को जो है गुमराह करेंगे। इसके बाद उन्होंने गन शॉप से 3 बंदूकें खरीदी, लेकिन यह बंदूक काफी आवाज करने वाली थी। फिर सभी बंदूकों के आगे ऐसा यंत्र लगाया गया जिससे गोली की आवाज 95% कम हो गई। बिली ने मर्डर से पहले घर के पीछे फायरिंग रेंज बनवाई। दोनों भाई और बिली दिन रात यहाँ फायरिंग की प्रैक्टिस करते थे। 3 महीने तक उन्होंने जो है प्रैक्टिस की। हत्या करने से एक दिन पहले उन्होंने बालों पर टेम्परेरी रंग भी लगवाया ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इसके साथ ही उन्होंने एक नकली सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था जिसमें लिखा था कि अगर हना को कुछ हो जाता है तो सोफिया की कस्टडी जैक को दी जाए। अब आया हत्या का दिन। प्लान के मुताबिक 21 अप्रैल 2016 की रात के समय पहले बिली क्रिस्टोफर के घर गया। देखा कि कुत्ते बंधे हुए हैं और वह सीधा घर के अंदर घुस गया। वहां क्रिस्टोफर टीवी देख रहा था। बिली ने तुरंत जैक को मिस कॉल मारे, जिसके बाद जैक और जॉर्ज समझ गए कि वह अब घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। फिर दोनों भाई उनके घर में घुसे और एक एक करके सभी 7 लोगों का मर्डर कर दिया। फिर जैक को याद आया कि इनका एक रिश्तेदार भी है, कैथरीन। दोनों भाई फिर कैथरीन के घर गए और उसे भी मार डाला। इन लोगों ने सभी के मोबाइल फोन अपने साथ ले गए और उन फोन को समुद्र में फेंक डाला। पुलिस ने मामले में आरोपी बिली, उसके बेटे जैक और जॉर्ज सहित उसकी पत्नी एंजिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को पकड़कर सीधा कोर्ट में पेश किया गया। उनका ट्रायल चला। इसी बीच कोविड का कारण ट्रायल जो है थोड़ा लंबा चल गया। केस में अब तक जैक को 8 बार आजीवन की सजा हो चुकी है। वह पैरोल पर भी आज तक बाहर नहीं आए हैं और उसकी मां को 30 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि वह भी इस हत्याकांड में शामिल थी। वहीं बिली और जॉर्ज के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। इन्हें अभी तक सजा नहीं मिली। एंजिला ने यह बात कोर्ट को भी बताई थी कि फेसबुक पर हना राडर ने अपने किसी दोस्त को ये बात लिखी थी कि जब तक वह जिंदा है जैक को अपनी बेटी की कस्टडी नहीं देगी, और यही कारण बन गया इन 8 लोगों की हत्या का वजह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी सच्ची मर्डर मिस्ट्री? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।